एक लड़की जो अपनी जाति को छोड़ किसी और जाति में शादी कर लेती है। शादी कर वह अपनी ससुराल पहुंचती है, वह ससुराल वाले घर में नहीं रखते हैं। पति जो होता है वो उसे बाहर लेकर जाता है और कई और दोस्तों को बुलाता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। वहीं का रहने वाली जो कि नंदिनी, जिसकी उम्र 22 साल थी, वह 12th के एग्जाम देकर वह अच्छे खासे नंबर लाई थी और सरकार के द्वारा उसे लैपटॉप भी दिया गया था। वह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा जो कि उत्तीर्ण थी और वह अच्छे खासे उसके गांव इलाके में नाम था। इसलिए गांव के कई इलाके के जो कि लड़के और छोटे लड़कियां होती हैं, सभी उसके घर पे पढ़ने के लिए आया करती थी। वह ट्यूशन सभी को पढ़ाया करती थी। शाम के 4 बजे वह जब छुट्टियां वह सभी को देकर वह सीधे घर से सीधे मंदिर की ओर निकल जाया करती। माता पिता जो थे उन्हें लगता कि वह भगवान के दर्शन करने जा रही है, इसलिए वह निश्चिंत होकर रह जाते। दिन जो था ऐसे ही गुजर रहा होता है। गुजरते गुजरते जब एक दिन शाम के करीब 4 बज रहे होंगे, वह नंदिनी थी जो वह मंदिर गई हुई थी। माँ जो उसके पीछे से सब्जियां लाने के लिए बाजार निकलती है, तो देखती है बाजार के रास्ते में मंदिर के बगल में एक पत्थर का एक टीला है, उस पर एक लड़का और उसकी बेटी नंदिनी है जो बैठी हुई है। वह माँ जो थी वह तुरंत इस चीज़ को देखकर इग्नोर करना सोचती है, लेकिन इग्नोर न कर कर वह देखती है कि जब दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथे लग जो कि देकर बैठे हुए हैं, तो वह समझ जाती है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। ये सोचकर वह तुरंत अपने बेटे के पास कॉल लगाती है कि बेटा जल्दी से आओ, जो तुम्हारी बहन है नंदिनी, जो यहाँ पर जो कि एक जो मंदिर में लड़का रहता है उससे तुम्हारी बहन की जो कि अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर उसका जो भाई होता है वह नंदिनी का, वह तुरंत वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह अपनी माँ के साथ नंदिनी के पास पहुंचता है। नंदिनी से जो कि कहाँ सुनी होने लगती है। नंदिनी भी वहां पर पीछे नहीं हटती है, वह अपने भाई से जो कि मुलगली बोलती हुई चली जाती है। दोनों में हाथापाई होने ही वाली थी, लेकिन वहां पर जो वह लड़का जो था वह ब्राह्मण था। वह वहां पर कहता है कि ठीक है, अगर मेरे तेरे से लड़ाई हो रही है मेरे कारण, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जो तुम दोनों लड़ाई झगड़े मत किया करो। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। नंदिनी जी जो अपने माता पिता के साथ अपने घर चली आती है। माता पिता सभी उन पर डांट फटकार लगाना शुरू कर देते हैं नंदिनी को, लेकिन नंदिनी जी थी, वह जिद बांधी हुई थी कि वह उसी लड़के जो कि विशाल है, जो कि ब्राह्मण है, उससे वह शादी करेंगे। लेकिन माता पिता जी उसके थे, वह कहते हैं कि तुम्हारी जाति अलग है और उसकी जाति अलग है, जो ये रिश्ता नहीं बन सकता, तो तुम इसे भूल जाओ। लेकिन नंदिनी कहती कि मैं उसे भूलना नहीं चाहती, मैं उसे प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बातों को सुनकर घर वाले जो थे वह सभी नाराज थे, वह लेकिन कोई भी राजी होने को तैयार नहीं था। उधर जो विशाल था वह भी अपने माता पिता को भी बताता है कि वह नंदिनी से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है। लेकिन विशाल के घर वाले भी मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी। इस कारण से दोनों की शादी जो थे, दोनों के गार्जियन जो थे वह तैयार नहीं होते हैं। तैयार नहीं होने पर जो नंदिनी थी वह एक शाम को करीब 6 बज रहे होंगे, नंदिनी घर से निकलती है और सीधे विशाल के पास चली जाती है। विशाल जो कि मंदिर के बगल में झाड़ू लगा रहा होता है, वहीं पर पहुंचता है। वहीं पर पहुंचकर वह नंदिनी होती है जो विशाल से कहती है तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। इसलिए वह वहाँ से दोनों फैसला करते हैं और वहाँ से वह निकल जाते हैं। वहाँ से निकल जाने के बाद वह रायबरेली के बाजार में चले जाते हैं, जो कि मार्केट होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँच जाने पर वह दोनों जाते हैं एक मंदिर में, शादी रचा लेते हैं। शादी कर वह कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद वह दोनों रायबरेली के एक रूम में रहना शुरू कर देते हैं। जो विशाल था वहीं पर काम धाम करना जो कि शुरू कर देता है। शुरुआत में जो था, जो विशाल को कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जो कि उम्र कम थी और वह अच्छे काम ढूंढ रहा था, ब्राह्मण था। इस कारण से वह सोच रहा था कि कुछ अच्छे काम मिल जाए, इस कारण से उसे काम नहीं मिल रहा था। वह मजबूरी में उसे जो भी काम मिला वह करना पड़ा और वह करते हुए उन दोनों का जो कि दिन गुजारा होने लगा। दिन गुजारा होते होते धीरे धीरे जो विशाल जो था वह अपने माता पिता के करीब आना फिर से शुरू कर दिया।
माता पिता से बात होने लगी। माता पिता जो थे वह बातों ही बातों में वह जो कि नन्ही के बारे में कुछ कहा सुनी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे विशाल जो था उसका भी अब उसे जो कि कहते हैं मन भर रहा था, मन भर चुका था और वह धीरे धीरे उसे दूर होना शुरू कर देते। वहां से वह जो विशाल था वह अपने माता पिता के पास लौटकर चला आता है। नंदनी अकेली थी। नंदनी को विशाल जो था वह लाने को तैयार नहीं था। वह कहता कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा, मेरे माता पिता तुम्हें ले जाना नहीं चाहते। जो वह कहते हैं कि अगर तुम नंदनी के साथ रहोगे तो जितनी भी संपत्ति है, जायदाद है, वह तुम्हारे नाम मैं नहीं करूंगा, जो किसी और के नाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। नंदिनी जो थी वह गिड़गिड़ाती है, रोती है, बिलखती है कि मेरे सिवा, आपके सिवा मेरे दुनिया में कौन है, मैं किसके पास जाऊंगी। लेकिन विशाल जो था वह तैयार नहीं होता है। तो नंदिनी जो होती है वह अंतिम दरवाजा सोचती है क्यों ना पुलिस थाने में चला जाए। वह वहां से थाने जाती है। रायबरेली के थाने जाने पर वहां पर जो कि कोई भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होता है। जब इस बात को विशाल को पता चलता है तो विशाल जो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों चलो मैनेज करते हैं। और मैनेज करने के लिए फ़ोन पर एक दूसरे बातें कर कर एक दूसरे को एक होटल में बुलाते हैं। एक होटल में बुलाने के बाद जो विशाल था वह और भी 2-3 दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचता है। नंदिनी भी वहां पर पहुंचती है। नंदिनी देखती है कि विशाल के कई और दोस्त हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन नंदिनी जो कि उन सबको देखकर वह अपने पति से जो कि मैनेज करने पहुंची थी कि वह अपने जीवन को आगे बिताएगी तो सही तरीके से बिताएगी, अपने पति के साथ बिताएगी। जब उस रूम में वह जाती है तो नंदिनी जो उस रूम में जब पहुंच जाती है तो सब विशाल जो था वह वहां से निकल जाता है और सभी दोस्त जो थे उससे लड़की के साथ उसके जो कि गंदा कृत्य करना शुरू कर देते हैं। जब कभी करीब 1-1.5 घंटे बाद सभी दोस्त वहां से निकलते हैं, नंदिनी भी बाहर निकलती है। वह गिड़ाती हुई फिर से थाने चली जाती है और वह रिपोर्ट अपने पति के खिलाफ और उन लड़कों के खिलाफ लिखवाती है कि मेरे साथ मेरा पति जो है वह गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाले जो थे वह इस चीज़ को रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थे। पुलिस वाले मना कर देते हैं। मना करने पर जो कि नन्ही के पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि वह अब करे तो करे क्या। तब वह जो कि कोर्ट में दरखास्त देती है कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। कोर्ट जो थी वह पुलिस पर दबाव बनाती है, लेकिन पुलिस जो कि विशाल को गिरफ्तार न कर कर वह केस को वहीं पर छोड़ देती है। पुलिस नन्ही फिर से कोर्ट में दरखास्त एक और डालती है। तब जाकर जो कोर्ट थी वह फिर से दबाव जब बनाती है पुलिस पर, तो पुलिस वहाँ से तहकीकात करना शुरू कर देती है। तहकीकात कर कर जो विशाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाता है। कुछ दिन बीतने पर ही विशाल जेल से बाहर आ जाता है। पुलिस की लापरवाही, देर से जो कि जांच पड़ताल करने की वजह से जो कि विशाल जो था वह आसानी से बाहर आ चुका था। नन्ही को इस बात की खबर होती है। नन्ही को कोर्ट के द्वारा बताया नहीं जाता है कि विशाल छूटने वाला है। नन्ही को जब पता चलता है कि जो विशाल है वह जेल से बाहर आ चुका है तो नन्ही काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। वो सोचती है कि इतना जल्दी आखिर विशाल कैसे आ गया है। वह फिर से वहाँ से निकलती है कि चलते हैं वकील से बात करेंगे। वह अपने माता पिता के पास पहुंची हुई थी। वहाँ से वह निकलती है नंदिनी और कहती है पापा मैं जो रायबरेली जा रही हूँ वहाँ पर अपने वकील से बात करूँगी और उनसे पूछूंगी कि आखिर विशाल जो है इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया। उसके पिता जो थे वह कहते हैं कि ठीक है बेटी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है रेलवे स्टेशन, जो कि मैं वहाँ पर छोड़ दूँगी। लेकिन नन्ही कहती है कि नहीं पापा, मैं वहाँ पर चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी कई बार आ जा चुकी हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर बेटी वहाँ से निकल जाती है। नंदिनी रास्ते में पहुँचती है। रास्ते में पहुँचने के बाद करीब 1 घंटे ही होते हैं कि नंदिनी के पिता के पास कॉल आता है कि आपकी बेटी के ऊपर करासन छिड़क कर जो कि इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया है। जो उसके पिता थे वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ तुरंत वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में पहुँचते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी जो कि हॉस्पिटल जा रही है। वहाँ पर जाकर जो नन्ही का भी बयानों को नोट कर लिया जाता है। पुलिस आती है, वहाँ पर नन्ही के बयानों को नोट करती है। नन्ही बताती है कि वह जो लड़के थे, मेरा पति जो विशाल था, वह मेरे साथ इस तरह की चीज़ें किया, वह करासन मेरे ऊपर छिड़का। रात को करीब 1 बजे विशाल के घर पर पुलिस पहुंचती है तो विशाल सोया हुआ था। विशाल को पकड़कर पुलिस से अपने रिमांड में ले लेती है। ले लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है, उसके घर वालों से भी पूछताछ करती है कि आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन विशाल जो था वह कहता है उस दिन
जो घर से कहीं नहीं गया, वह घर में ही था, अपने कई रिलेशन वाले उसके यहाँ आए हुए थे। सभी रिलेशन वालों से भी पूछताछ की जाती है तो सभी बताते हैं कि हाँ, उस वक्त ये घर में ही था। लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो नन्ही थी इस दुनिया के जाते हुए, जो कि कानून के हिसाब से माना जाता है कि जब कोई इस दुनिया से जा रहा होता है तो जो वह बोलता है वह सत्य होता है। उसके हिसाब से अगर जो कि पुलिस काम करती है तो जो कि विशाल को गिरफ्तार करना पड़ता है और उसके परिवार वालों, उसके अगल बगल के पड़ोसियों से पूछताछ के अनुसार की जाती है तो विशाल को छोड़ना पड़ता है। पुलिस कंफ्यूज ज़्यादा हो रही थी, उन्हें कुछ पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ जो है वह नंदिनी इस तरह के चीज़ों को बयान दी कि जो जो किया मेरे साथ वह विशाल ने किया, और विशाल जो है उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, अगल बगल के पड़ोसी सभी कह रहे हैं कि उस वक्त विशाल घर में था। पुलिस इस भी चीज़ को असमंजस में थी और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग इसकी तह से जांच करेंगे, आखिर माजरा क्या है, और पुलिस उस जांच में जुड़ जाती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।